ये मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा था, बताना है। A heavy box is to be dragged along a rough horizontal floor. A person A pushes it at an angle 30 degree from the horizontal and requires a minimum force FA. तो देखो ये बॉक्स हो गया, हैवी बॉक्स हो गया। मान लेते हैं कि इसका मास m है, फ्रिक्शन म्यू है, और कह रहा है कि वो जो मैन इसको पुश कर रहा है वो पुश कर रहा है FA फोर्स से, और ये जो FA फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे है। ध्यान से देखो। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से फोर्स हैं? तो इसके अलावा नॉर्मल लगेगा ऊपर, mg लगेगा नीचे। अब अगर मिनिमम फोर्स पुल द ब्लॉक वाला केस है तो इस पर फ्रिक्शन हम लोग म्यू एन पीछे की तरफ लगा देंगे। तो अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें तो यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी mg प्लस FA साइन 30, देखो, और FA cos 30 की वैल्यू, FA cos 30 की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन। तो इन दोनों से हमको FA निकालना है कि मिनिमम फोर्स क्या होना चाहिए जिससे वो ब्लॉक चल दे। ये तो पहला केस हो गया। फिर दूसरे केस में कह रहा है कि दूसरा पर्सन उसी बॉक्स को 60 डिग्री पे पुल कर रहा है और वो लगा रहा है FB फोर्स। तो अगर 60 डिग्री पे पुल कर रहा है तो फिर से और कौन कौन से फोर्स होंगे? तो एक तो इस पे नॉर्मल हो गया ऊपर, mg हो गया नीचे, और चलने की कंडीशन में इस पे हम फ्रिक्शन म्यू एन पीछे लगा देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी नॉर्मल प्लस FB साइन 60 इज इक्वल टू mg वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में बनेगी FB cos 60 इज इक्वल टू म्यू एन। तो इन दोनों को भी तुम्हें सॉल्व करके FB निकालना है, और फाइनली हमको FA अपॉन FB आंसर पूछा हुआ है। बताइए, 9th क्वेश्चन कर लिया था, नहीं कर पाए थे? क्यों भाई, कंप्लीट कर लोगे? इसके बाद रेशियो निकालोगे तो शायद ये म्यू कैंसिल हो जाएगा। नहीं, म्यू की वैल्यू तो दी हुई है, म्यू हमको गिवन है, हो गया था √3/5। ठीक है, देखो फ्रिक्शन में ही थोड़ा हमें और आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने कहा था कि फ्रिक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्शन पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। तो और इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक वॉल है, देखना ध्यान से, और एक ब्लॉक है m मास, वॉल पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, और इस ब्लॉक को हमने नॉर्मली फोर्स लगा के रोक रखा है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया हुआ है जिससे वो ब्लॉक रेस्ट पे रहे। तो हमें इसमें निकालना है व्हाट मिनिमम फोर्स F is required so that block remains at rest, देखो ट्राई करो इसको। देखो ये कह रहा है कि ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहे, तो सीधा सीधा काम ये करना है हमें। सबसे पहले इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। तो भाई कौन कौन से फोर्स हैं? तो एक तो इधर से ये फोर्स F है जो हम लोग लगा रहे हैं एक्सटर्नल, ठीक है। क्या वॉल से एक नॉर्मल लगेगा, और वॉल से लगने वाला जो नॉर्मल है ये इस फोर्स F को बैलेंस करेगा। और mg किधर लग रहा है? तो mg लग रहा है नीचे। अब ये बताओ कि इस ब्लॉक की स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है? स्लिपिंग टेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर वॉल रफ नहीं होती, वॉल अगर स्मूथ होता तो ये ब्लॉक किधर स्लिप होता? तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप होता। तो स्मूथ सरफेस में अगर नीचे स्लिप नीचे की ओर। होता की वैल्यू फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है ना। और क्योंकि क्रिटिकल केस है तो हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा देंगे। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एन। बस बैलेंस कर दो, तो एन की वैल्यू F आएगी और म्यू एन की वैल्यू
mg को बैलेंस करेगी। तो यहाँ से अगर तुम f की वैल्यू निकालोगे तो ये mg अपॉन म्यू आ जाएगा। बोलो, कर लिया कई लोगों ने, बोलो ठीक है ना? और देखना, और थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये सरफेस स्मूथ है, ये कैपिटल एम है, और इस कैपिटल एम के ऊपर हमने एक एफ लगाया हुआ है, और एक ब्लॉक है स्मॉल एम, और ये वाली जो वॉल है इसकी, ये रफ है। तो हमें निकालना है फाइंड मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड such that small m does not slip with respect to vertical surface of capital M. Small m does not slip with respect to vertical surface of capital M. मतलब ये कि कैपिटल एम के साथ साथ वो आगे जाए, नीचे स्लिप नहीं हो। ठीक है ना? देखो इस केस में क्या चाहते हैं हम लोग, इस केस में ये सिस्टम एक्सेलरेट तो करेगा, ठीक है, लेकिन ये जो स्मॉल एम है ये कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं हो। तो इसका मतलब ये कि कैपिटल एम के साथ साथ ये आगे बढ़े, नीचे नहीं जाए। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम इस स्मॉल एम का एफबीडी बनाएं, तो इस स्मॉल एम के एफबीडी में देखो कौन कौन से फोर्स, इस पे नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा, mg इस पे नीचे की तरफ हो गया, और फ्रिक्शन हम इसके ऊपर ऊपर की तरफ लगाएंगे, और ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है। तो अगर ये नीचे स्लिप ना हो तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे कंडीशन कि जो फ्रिक्शन है वो mg बैलेंस कर ले, और नॉर्मल इसको ma प्रोवाइड करेगा। ये इक्वेशन क्लियर है ना दोनों? तो यहाँ से अगर तुम एक्सीलरेशन निकालोगे तो एक्सीलरेशन आएगा g अपॉन म्यू, यानी अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम g अपॉन म्यू से एक्सीलरेट होता है तो वो फिर नीचे की तरफ स्लिप नहीं होगा। तो एक इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं फॉर कंप्लीट सिस्टम। कंप्लीट सिस्टम का एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? कंप्लीट सिस्टम का एक्सीलरेशन हम लोग लिख सकते हैं नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, तो ये m प्लस एम हो जाएगा, और ये g बाई म्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको f की वैल्यू मिल जाएगी, f हो जाएगा m प्लस एम टाइम्स g अपॉन म्यू। निकाल लिया भाई सभी ने? ठीक है ना? नीचे वाले सरफेस में भी फ्रिक्शन होगा, तो फिर हम जब ये वाली इक्वेशन बनाएंगे ना, एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस एम, तो इसमें एफ माइनस एफ के लिखेंगे, एफ के जो नीचे वाली सरफेस से लग रहा हो। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, बॉडी केप्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, बॉडी केप्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने, कोई ब्लॉक है और उसको हमने रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है, एम मास है, ठीक, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो देखो इसको जो ड्राइव करने वाले फोर्सेस हैं, इधर की तरफ है mg cos थीटा, नीचे की तरफ है mg sin थीटा, नॉर्मल लगेगा इधर की तरफ, और इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। अब ये जो फ्रिक्शन है
ये कितना लग रहा है इस पे डिपेंड करेगा कि ये बॉडी स्लिप होगी या स्लिप नहीं होगी। क्यों भाई? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट, इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो देखो ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? तो ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा के इक्वल होगी। क्यों भाई? ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर होगी। और ऐसा होने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऐसा होने के लिए लिखेंगे कि इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली इफ एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो mg साइन थीटा से बड़ी हो। मतलब रोके रखने के लिए हमें सिर्फ mg साइन थीटा चाहिए, बट जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है अगर mg साइन थीटा से ज्यादा है तो फिर वो उसको रोके रखेगा। एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं म्यू एन। तो म्यू एन ग्रेटर देन mg साइन थीटा आएगा। और n की वैल्यू अगर हम लोग mg cos थीटा लिखें तो ये कंडीशन निकल के आएगी कि म्यू mg cos थीटा बड़ा होना चाहिए mg साइन थीटा से, या यहाँ से कंडीशन निकल के आएगी कि tan थीटा छोटा होना चाहिए म्यू से। देखो, तो यहाँ पे हमें दो बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी हैं वो दो बातें? एक तो जब ब्लॉक स्लिप नहीं हो रहा है तो उस वक्त फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू लग रही है mg साइन थीटा। और दूसरा ये कि ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा या चलेगा, ये चेक कैसे करेंगे? तो वो चेक करेंगे हम ये वाले एक्सप्रेशन से। देखो ध्यान से, अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू से छोटी है, tan थीटा म्यू से छोटा है तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक बाई इंक्लाइन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक बाई इंक्लाइन, इंक्लाइन की वजह से ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो ब्लॉक के ऊपर इंक्लाइन से दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है नॉर्मल और एक लग रहा है फ्रिक्शन। देखो, तो नेट फोर्स का मतलब हुआ इन दोनों का रिजल्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं नेट कांटेक्ट फोर्स। और ये नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, ठीक है, इसको लिख देते हैं लैम्डा, ये एंगल कहलाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो नेट कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर तुम नेट कांटेक्ट फोर्स निकालोगे तो वो बनेगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। अब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ये वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी। चेक करो, जितनी बातें लिखी हैं पहले वो क्लियर है। और अगर हमें tan लैम्डा निकालना है तो tan लैम्डा की वैल्यू एफ एस अपॉन एन हो जाएगा। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है ये बात? बताओ। दूसरे केस में when tan theta is greater than mu, then block will slide down with some acceleration, with some acceleration। यानी सेकेंड केस में, नोट कर लिया इतना पहले? देखो, अगर tan थीटा म्यू से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप होगा। और देखना ध्यान से
कि जब ये नीचे की तरफ स्लिप होगा तो बताओगे कि इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। भाई नीचे की तरफ हो जाएगा mg साइन थीटा, और इस बार जो इस पे फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू mg कॉस थीटा। तो इसका जो एक्सीलरेशन आएगा नीचे की तरफ, वो एक्सीलरेशन कितना लिखेंगे हम लोग, तो वो एक्सीलरेशन बनेगा g ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये बात ध्यान रखना कि जब नीचे की तरफ स्लिपिंग हो रही है तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना है और उस केस में फ्रिक्शन कितना लग रहा है। इस केस में फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। अगर नेट कांटेक्ट फोर्स पूछा जाएगा कि नेट कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो नेट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू फिर से हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर। तो ये वैल्यू इस बार एम जी कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर बनेगी। बोलो। क्लियर है। देखो इसमें क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो पहले ये क्वेश्चन नंबर 14। हाँ सीधा सीधा है। क्यों भाई, इसमें कह रहा है कि इंक्लाइन पे बॉडी को हमने रिलीज किया, 45 डिग्री का ये इंक्लाइन प्लेन है। अब इंक्लाइन का जो म्यू है वो एक्स के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंक्लाइन का जो म्यू है वो एक्स के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, यानी स्टार्ट हुआ एक्स इक्वल टू 0 पे। तो देखो जिस वक्त स्टार्ट हुआ होगा उस वक्त इसके पास सीधे सीधे एम जी साइन 45 लग रहा होगा। ठीक है। अच्छा धीरे धीरे क्या होगा कि पीछे की तरफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो शुरू में तो इसके पास एक्सीलरेशन होगा, लेकिन कुछ देर के बाद हो सकता है कि एक्सीलरेशन रिटार्डेशन बन जाए। तो कब तक एक्सीलरेट होगा, क्यों भाई, ब्लॉक ब्लॉक विल एक्सीलरेट टिल mg sin 45 is greater than mu mg cos 45। यानी कि जो tan 45 है ये जब तक म्यू से बड़ा है तब तक ये ब्लॉक एक्सीलरेट होगा। तो हेंस it will have maximum speed, hence it will have maximum speed कब होगा, when mu is equal to tan 45। बस। तो यहां से 0.3x इज इक्वल टू 1, तो यहां से x का वैल्यू 3.33 मीटर हो जाएगा। बताओ। अच्छा इसमें अगर मान लो हमें एक चीज और निकालनी हो, हमें निकालना है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल इट स्टॉप्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्या आंसर आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल इट स्टॉप्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। निकालो जरा इसको। देखो इस केस में क्या होगा ना, इसका जो एक्सीलरेशन होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं g साइन 45 माइनस म्यू जी कॉस 45।
तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ये बन जाएगा 5√2 ब्रैकेट 1 माइनस 0.3x, ये इसका एक्सीलरेशन होगा। ठीक है। अच्छा, एक्सीलरेशन को लिख लो v dv अपॉन dx, देखना ध्यान से, और इसको इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि एक्सीलरेशन वेरिएबल है इस वजह से। तो ये होगा 5√2 1 माइनस 0.3x इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेट करेंगे हम लोग u इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 0 तक, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। और x की वैल्यू इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके मैक्सिमम तक, तो हमें x निकालना है। तो देखो क्या आएगा, तो ये आएगा 5√2, ये हो जाएगा x माइनस 0.3x² बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कितना बनेगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2/0.3, कितना आता है 6.66 मीटर हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि क्योंकि जो म्यू है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, 0.3x है ना, तो सीधे सीधे भी बोल सकते हैं कि जितनी देर में वो मैक्सिमम स्पीड गेन करेगा उतना ही डिस्टेंस और ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा। मतलब 0 से 3.33 तक एक्सीलरेट हुआ है, फिर 3.33 से अगले 3.33 के लिए वो डेसिलरेट होकर रुक जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? बोलिए, कोई डाउट किसी को बताओ। और देखो 27 देखो, 27 देखो, ये देखो इस केस में एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दिया है v0। तो देखो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ध्यान से समझना, तो क्या इसका जो रिटार्डेशन होगा उसकी वैल्यू होगी g sin 30 एंड प्लस म्यू जी cos 30, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी जो है कुछ देर के बाद 0 हो जाएगी। क्यों भाई? फिर इसके बाद ये नीचे आएगा, तो ध्यान रखना जब ये नीचे आएगा तो नीचे आते वक्त इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा g sin 30 माइनस म्यू जी cos 30। ये थोड़ा ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो mg sin 30 भी नीचे है और म्यू mg cos 30 भी नीचे है, फ्रिक्शन भी नीचे है, mg का कंपोनेंट भी नीचे है, तो दोनों उसको रिटार्ड कर रहे हैं। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये एक्सीलरेट होगा, g sin 30 नीचे होगा लेकिन म्यू जी cos 30 पीछे की तरफ होगा। तो कह रहा है कि वापस आते समय इसकी वेलोसिटी v0/2 है। तो एक काम करते हैं, अपवर्ड मोशन के लिए अगर हम बनाएं, अपवर्ड जर्नी के लिए लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल v0² माइनस 2a, a की वैल्यू बनेगी sin 30 प्लस म्यू cos 30 और इंटू s, ये हो गया इक्वेशन 1। और डाउनवर्ड जर्नी के लिए फाइनल वेलोसिटी इसकी v0² बाई 4 बन जाएगी, स्क्वायर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड प्लस 2g क्या बनेगा, तो ये आएगा sin 30 माइनस म्यू cos 30, और डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा। देखो ध्यान से, तो एक काम करो, इस v0² को इधर ले आओ और उसके बाद डिवाइड कर दो। क्यों भाई? तो क्या मिलेगा, करो जरा सॉल्व। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो v0 इधर लाके डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, इक्वल टू 2g कैंसिल हो जाएगा, sin 30 1/2 और cos 30 √3/2 एंड डिवाइडेड बाई विद माइनस साइन,
1/2 माइनस म्यू रूट 3/2, ये बनेगा। तो देखो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये आएगा 4 माइनस 4√3 इंटू म्यू इक्वल टू 1 प्लस म्यू रूट 3। तो यहाँ से आ जाएगा 5√3 म्यू इज इक्वल टू 3। तो म्यू की वैल्यू आ रही है √3/5 आ रही है। तो √3/5 को अगर हम I/1000 से कंपेयर करें तो I कितना आएगा, क्यों भाई? √3/5 है, तो ये 346.41 आ रहा है। तो 346 आ रहा है, क्या आंसर है इसमें? हाँ 346 ही है, ठीक है ना? बोलो। सर हाँ बोलिए। सर शायद सर आंसर की में आंसर गलत था सर उस समय। हाँ तो गलत होगा, हम लोगों ने तो सही लिखा ही है। जी सर, तो सही भी नहीं हुआ था मतलब आंसर की चक्कर अरे में। इसमें बहुत सारे आंसर ऐसे थे, अभी क्या बोला जाए बताओ। यस सर, यही वाली शिफ्ट थी सर मेरी, बहुत सारे गलत थे तो सर हुआ ही नहीं। तो उनको चैलेंज करने का प्रोसेस था, चैलेंज नहीं किया था। सर हमें लगा सर काफी लोग कर देंगे तो फिर रहने दिया। चक्कर में रह गया, सबने यही सोचा कि काफी लोग कर देंगे। कई सारे आंसर गलत थे, हम भी वेट कर रहे थे कि सही होंगे आंसर, वो सही नहीं हुए, अभी तो क्या बोला जाए। अब हम तो सही पढ़ेंगे ना। ठीक है। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, वो करते हैं पहले। मान लेते हैं कि ये थीटा इक्वल टू, थीटा का केस है सपोज, और एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है एम मास, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है, और म्यू का वैल्यू टेन थीटा से ज़्यादा है। तो हमें निकालना है फाइंड मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक, minimum force required along the plane, minimum force required along the plane to push the block A part में up the incline and B part में down the incline। बताओ इसमें, मतलब ऊपर की तरफ पुश करना है तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, और नीचे की तरफ पुश करना है तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, वो करो। ये तो हो गया ना। देखो अप द इंक्लाइन के लिए जो हमें फोर्स चाहिए होगा, उसमें एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी
कॉस थीटा दोनों ही हमको ओवरकम करने पड़ेंगे, क्योंकि mg साइन थीटा भी नीचे की तरफ लगेगा और ऊपर जाने समय फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन बी पार्ट में जो फोर्स चाहिए होगा, हाँ बी पार्ट में कितना फोर्स होगा, क्यों भाई? क्वेश्चन तो बहुत सीधा सा है, बट अगर हम विद साइन लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। सेकंड पार्ट में आंसर यू एम जी माइनस एम जी साइन थीटा बनेगा, ना कि एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है ना? सर हाँ बोलिए। सर म्यू तो वैसे भी टेन थीटा से बड़ा है, तो सर वो तो नहीं, कुछ नहीं सर। देखो नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कुछ वैल्यूज लेना चाहो सिंपलिसिटी के लिए, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ले लेना और म्यू की वैल्यू 0.5 ले लो। थीटा 60 डिग्री एंड म्यू 0.5 करो। बी पार्ट में क्या होगा? बी पार्ट में तो ये बताओ कि अगर ये सिंपली रखा हुआ है तो एम जी साइन थीटा इधर है और हम चाहते हैं कि हम इसको नीचे की तरफ पुश करें, तो ये बताओ कि जब हम इसको नीचे की तरफ पुश कर रहे होंगे तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा और किधर लगेगा? तो भाई ऊपर की तरफ लगेगा। और कौन सा लगेगा जब नीचे पुश करने की बात आएगी? तो म्यू एम जी कॉस थीटा। बस तो ये होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। तो तुम बैलेंस करो। हाँ तो सर एम जी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा आएगा बनाओ, फोर्स की वैल्यू। बनाओ तो इक्वेशन। इक्वेशन क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे, एफ प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। यस सर, हाँ सॉरी, यस सर। देखो इस केस में क्या है ना, देखो जब हमने इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी है, जब हमने इसको सर 2:1। अभी कैलकुलेट करके क्या आएगा ये तो आइडिया नहीं है। ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी है तो इसका जब एक्सी रिटार्डेशन होगा वो एक्चुअली जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा होगा। ठीक है, ऊपर जाते समय। और अगर हम नीचे आते समय बोले, अगर हम नीचे आते समय बोले तो नीचे आते समय इसका जो एक्सीलरेशन होगा a2 वो होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये तो क्लियर है सभी को? अच्छा, ऊपर जाते समय और नीचे आते समय उसने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है, ये भी पक्का है। अब क्योंकि डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है और एक्सीलरेशन सेम है और फाइनल वाली वेलोसिटी जीरो है, ये भी देखो ध्यान से, फाइनल वाली वेलोसिटी जीरो है, यहां पे भी जीरो है और अगर हम यहां पे लिखते हैं कहीं तो यहां पे भी जीरो है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जीरो वेलोसिटी से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कि मान लेते हैं जीरो वेलोसिटी से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो जीरो वेलोसिटी से एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में a1 एक्सीलरेशन से अगर यहाँ पे टाइम उसको t1 लग रहा है तो यहाँ पे टाइम उसको t2 लगेगा, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो l होगा वो हाफ a1 t1 स्क्वायर होगा और ये हाफ a2 t2 स्क्वायर के भी इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग t1 अपॉन t2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ a2 अपॉन a1 बनेगा। और अंडर रूट ऑफ a2 अपॉन a1 को हम लोग अगर लिखें तो ये हो जाएगा साइन
60 माइनस म्यू कॉस 60 अपॉन साइन 60 प्लस म्यू कॉस 60। तो अब ये वैल्यू तुम निकाल के देख लो क्या आती है। ये बात समझ में आई या नहीं, पहले ही बताओ। ये मैंने दोनों को हाफ a1 t स्क्वायर हाफ a2 t स्क्वायर कैसे लिख दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है भाई। जिस एक्सीलरेशन से ये रिटार्ड हो रहा है जाते समय, अगर उसी एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो आते समय, तो टाइम तो सेम ही लगेगा ना। तो मैंने जाने के टाइम की बजाय आने का टाइम कैलकुलेट कर लिया विद द सेम एक्सीलरेशन, और जब इस एक्सीलरेशन से आएगा तो उसको टाइम कुछ और लगेगा। ये लाइन थोड़ा सा जल्दी समझ में नहीं आती है, ये कैसे लिखी, इसमें कोई डाउट है तो बताओ अभी। क्यों भाई? जाने में उसको कम टाइम लगेगा, आने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों भाई? बोलिए, कोई डाउट है तो। इसमें मैंने ये बोला है कि जाते समय कितना टाइम लगा ये हमको निकालना है, ठीक है। जाते समय कितना टाइम लगा है ये हमको निकालना है। तो ये टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, एक्सीलरेशन वही रखते हुए हमने v इक्वल टू 0 से v0 तक का टाइम निकाल लिया है। मतलब तुम ऐसे सोचो कि जैसे किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जाती है ऊपर और वापस आती है। तो अगर हम उसका एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन सेम रखें, मतलब जाते समय g रिटार्डेशन है और आते समय g एक्सीलरेशन है, तो जाने का टाइम और आने का टाइम सेम ही होता है ना। और आते समय के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसा सिर्फ हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ जाने का टाइम हम लोगों ने आने का टाइम निकाल लिया हाफ जी टी स्क्वायर से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यही काम यहां पे भी किया है। जब ये यहां से यहां जा रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हुए हमने a1 से उसको नीचे ले आए हैं। तो जब वो a1 से नीचे आएगा तो उसको टाइम अगर t1 लग रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं l इक्वल टू हाफ a1 इंटू t1 स्क्वायर। और दूसरे केस में जब एक्सीलरेशन बदल जाएगा तो उसका टाइम भी बदल जाएगा, यानी इस बार हाफ a2 t2 स्क्वायर होगा, l के बराबर होगा। l दोनों केस में सेम है। बताइए, ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है ये। और देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी हैं ब्लॉक और ब्लॉक के। जैसे मान लें कि एक ब्लॉक है ये 2 kg और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 1 kg। ग्राउंड जो है वो स्मूथ है और इसके ऊपर हमने F फोर्स लगाया हुआ है। इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.8। ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल force F such that both blocks move together. Both blocks move together. देखो इस तरह के नहीं देखें कभी तो। देखो इसमें है क्या, सबसे पहला काम ये देखो कि 1 kg के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा किधर। तो देखो 2 kg वाला ब्लॉक 1 kg वाले ब्लॉक को चला रहा है, तो 1 kg पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो आगे की तरफ लगेगा। 1 kg पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और 2 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और ये दोनों फोर्सेस जो होंगे ये
एक्शन रिएक्शन होंगे। और कब तक दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे? क्यों भाई, कब तक दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे? तो तब तक चलेंगे जब तक ये जो फोर्स है ये एफ एस मैक्स नहीं हो जाता। क्योंकि अगर ये फोर्स एफ एस मैक्स से एफ के हो गया तो फिर दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले इस एफ एस मैक्स का वैल्यू निकालो। तो इसका वैल्यू आएगा 0.8 इंटू 10 यानी कि 8 न्यूटन। और इसके बाद इसी एफ एस मैक्स से निकालो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg। तो 1 kg का मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकता है? तो 1 kg का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है इस सिचुएशन में। अब अगर 1 kg 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है और हम चाहते हैं दोनों साथ में जाएं, तो दोनों का एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो फॉर कंप्लीट सिस्टम क्या बोलेंगे? फॉर कंप्लीट सिस्टम, तो फॉर कंप्लीट सिस्टम एफ की वैल्यू हो जाएगी टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहां से ये वैल्यू 24 न्यूटन आ जाएगी। देखो क्यों भाई, 24 न्यूटन आ जाएगी। अगर हम थोड़ा सा चेंज करें इस क्वेश्चन को, चेंज ये करें कि जो फोर्स मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे लगाया है उसको अगर ऊपर वाले पे लगा दें तो क्या चेंज आएगा? आंसर में बताओ। 12 न्यूटन आना चाहिए आंसर इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखना फिर। देखो इस केस में क्या होगा, जिसमें फोर्स हमने ऊपर वाले पे लगाया हुआ है उसमें नीचे वाले ब्लॉक को ऊपर वाला ब्लॉक चला रहा है। तो फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ लगेगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगेगा। और स्लिपिंग कब तक नहीं होगी? तो स्लिपिंग तब तक नहीं होगी जब तक ये एफ एस मैक्स नहीं पहुंच जाता। तो इस एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है? तो इस एफ एस मैक्स की वैल्यू तो हमको पता ही है 8 न्यूटन। तो इस हिसाब से अगर हम लोग मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन उस ब्लॉक का निकालते हैं जिसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं चला रहा है, जिसको फ्रिक्शन चला रहा है। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg अगर निकालेंगे इस बार तो ये आएगा 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने के बाद फॉर कंप्लीट सिस्टम, फॉर कंप्लीट सिस्टम एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो फॉर कंप्लीट सिस्टम हो जाएगा 3 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू 12 न्यूटन आ जाएगी। कर लिया कई लोगों ने। अगला देखो इसी तरह से। थोड़ा थोड़ा चेंज है। इसमें जिसमें नीचे फोर्स लगाया हुआ है तो फिर से यही बोलेंगे कि ऊपर वाले पे जो फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ लगेगा एफ एस मैक्स। तो ये आएगा 8 न्यूटन और 2 kg पे एफ एस मैक्स पीछे लगेगा। लेकिन ध्यान रखना इस केस में एक एफ के ग्राउंड से भी लगेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। और एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एफ के की वैल्यू हो जाएगी 0.2 इंटू 30। तो भाई तो ये आएगा 6 न्यूटन। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम एक्सीलरेशन हम लोग 1 kg का निकालेंगे। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg जिसको फ्रिक्शन चला रहा है तो वो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर जब हम फॉर कंप्लीट सिस्टम लिखेंगे तो कंप्लीट सिस्टम में वो एफ के मत भूलना। तो फॉर कंप्लीट सिस्टम एक्सीलरेशन को लिखेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स। तो नेट ड्राइविंग फोर्स में F-6 आएगा और अपॉन टोटल मास। तो यहां से तुम्हें F की वैल्यू 30 न्यूटन मिल रही है। ठीक है ना?
बोलो। इसमें इसमें फिर से उसी तरह से नीचे वाले ब्लॉक को चलाने वाला है एफ एस मैक्स जो आगे की तरफ लगेगा, इस पे एफ एस मैक्स पीछे की तरफ लगेगा, और इस पे एफ के की वैल्यू पीछे लगेगी। एफ के कितना है, एफ के की वैल्यू 6 न्यूटन है। एफ एस मैक्स कितना है, एफ एस मैक्स 8 न्यूटन है। तो यहाँ पे एक बात देखना फिर से, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस बार 4 नहीं होगा, क्योंकि 8 आगे है 6 पीछे है, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा सिर्फ इस बार। और फिर जब हम इसमें फॉर कंप्लीट सिस्टम करेंगे, फॉर कंप्लीट सिस्टम, तो फॉर कंप्लीट सिस्टम लिखेंगे एक्सीलरेशन यानी 1 इज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स। तो नेट ड्राइविंग फोर्स में F अपॉन 6 आएगा अपॉन टोटल मास यानी 3। तो यहां से F की वैल्यू 9 न्यूटन आएगी। बताओ देखो, हालांकि ज्यादा नहीं, एक आध बार ही पूछा हुआ है ब्लॉक ओवर ब्लॉक। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम उस बॉडी से निकालेंगे विदाउट स्लिपिंग जिसको फ्रिक्शन चला रहा है। ठीक है। देखो जैसे ये 20 करके देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ठीक है ना, आंसर इसमें ए आएगा, कर लिया सभी ने। ओके, यस सर, हो गया। तो लॉज ऑफ मोशन में इतना ही है जो हमें इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो इसमें आप एक तो डीपीपी कंप्लीट कर लेना, ठीक है, हो जाएंगे क्वेश्चंस उसके, और कुछ क्वेश्चंस मैं और दे देता हूँ जो मुझे लगता है थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है।